हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे अपनी पॉलिटी सीरीज में पार्ट थर्ड के बारे में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यूपीएसआई और यूपी पैट के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं, जिन्हें आप जाकर के सरकारी रिजल्ट या फिर रोजगार-रिजल्ट.com पर आप जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, पॉलिटी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या फिर ग्रुप डी का या फिर आरओएआरओ का, इवन यूपीएससी में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है पॉलिटी का। तो पॉलिटी के आज हम दोस्तों 10 एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, साथ ही हम उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है आपका ए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, वन स्टॉक एक्सचेंज या फिर कृषि। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं कि समवर्ती सूची के अंतर्गत वह कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके आंसर बताएं। दिया होगा, नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं कि समवर्ती सूची के अंतर्गत दोस्तों वन एक ऐसा विषय है जिसमें दोनों ही राज्य, यानी कि राज्य हो या फिर संघ हो, वह अपना कानून बना सकते हैं। अब सूची ये क्या होती है, अब उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों तीन सूचियां आती हैं। नंबर 1 है संघ, और दूसरे नंबर पर आता है राज्य, और तीसरे नंबर पर आता है समवर्ती सूची। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची में दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं? तो संघ सूची के अंतर्गत अर्थात केंद्र के अंतर्गत 97 विषय हैं। राज्य सूची के अंतर्गत दोस्तों 66 विषय हैं, और समवर्ती सूची की बात करें, समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषय ऐसे हैं जिनमें संघ और राज्य दोनों ही अपने कानून बना सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वन जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता यह किसके अंतर्गत आता है? तो वीडियो को पॉज करें दोस्तों, कमेंट करके आंसर बताएं यदि आपको पता है तो, और नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है वह राज्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? राज्य के अंतर्गत आता है। और कृषि दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? कृषि भी राज्य विषय के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता यह दोनों ही विषय जो है वह राज्य के अंतर्गत आते हैं। और वहीं स्टॉक एक्सचेंज की बात करें हम, तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची में 97 विषय हैं, याद रखना है आपको। राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। ये काफी आप लोगों को याद रखने की बात है। एग्जाम से में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय शामिल हैं, या फिर राज्य सूची के अंतर्गत या फिर समवर्ती सूची के अंतर्गत। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची क्या होती है। संघ सूची के अंतर्गत संघ अपना कानून बनाता है इन विषयों के ऊपर, और राज्य सूची में राज्य कानून बना सकते हैं। और समवर्ती सूची की बात करें, समवर्ती सूची के अंतर्गत संघ और राज्य दोनों ही मिलकर के समवर्ती सूची में कानून बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन का आंसर है दोस्तों 1, अर्थात बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहता है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपको हमारे चैनल की वीडियो की पीडीएफ चाहिए जो कि बिल्कुल फ्री है, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कार्यकर्ताओं या फिर अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करने आए। इसमें ऑप्शन ए है आपका राज्यों के गवर्नर्स, यानी कि जो संबंधित अपने राज्यों में हो, प्रमुख राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और तीसरा है राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल। ठीक है, तो इसका आपको ऑप्शन बताना है, इनको प्राथमिकताओं के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन है आपका 1 2 3, 3 1 2, 2 1 3 या फिर 1 3 2। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। दे दिया होगा, नहीं दिया तो मैं आपको बता दूं। इसका आंसर है दोस्तों 1 2 3, अर्थात राज्यों में गवर्नर और प्रमुख उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है वो
पहले नंबर पे है। फिर उसके बाद में आते हैं राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल मंत्री। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, अर्थात 1, 2 और 3 सीरीज ओके है। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाता है वह किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर बताना है आपको। उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? ऑप्शन है आपका ए केवल राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, या फिर लोकसभा राज्यसभा दोनों में, या फिर लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र के दौरान। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। नहीं दिया तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अर्थात राज्यसभा। केवल राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति जी को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति जी की जो टाइम होती है, जो टर्म होती है, वह होती है 5 ईयर की, यानी कि 5 साल की उनकी पदावधि होती है। दोस्तों इनकी पदावधि में यह अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को देंगे, अर्थात प्रेसिडेंट को। और दोस्तों इन्हें हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता तो नहीं होती, परंतु इन्हें राज्यसभा में संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। किसको द्वारा हटाया जा सकता है? पूर्ण बहुमत के द्वारा, पूर्ण बहुमत के द्वारा। और इसे लोकसभा में इसकी सहमति की भी आवश्यकता होती है। और पूर्ण बहुमत अर्थात दोस्तों सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, ध्यान रखिएगा, पूर्ण बहुमत जो है सदन के सदस्यों का बहुमत। ठीक है, और परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि 14 दिनों का अग्रिम नोटिस नहीं दिया गया हो। कितने दिनों का? 14 डेज का अग्रिम नोटिस नहीं दिया गया हो। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि संविधान में इन्हें हटाने के लिए कोई आधार नहीं हैगा, इसलिए आप याद रखिएगा। और दोस्तों इनके उपराष्ट्रपति जी के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इन्हें कितनी बार भी निर्वाचित किया जा सकता है। इसलिए यह क्वेश्चन अगर यदि आपसे पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को एक बार पद से हटाने के पश्चात उन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है अथवा नहीं, तो उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए भी वो ये योग्य हैं और उन्हें इस पद पर कितनी भी बार निर्वाचित किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ में दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उससे पहले आप यहां पर आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है आपका रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, या फिर सड़क परिवहन मंत्रालय। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं कि सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया तो मैं आपको बता दूं, सीमा प्रबंधन विभाग दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? सीमा प्रबंधन विभाग दोस्तों गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अर्थात होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, अर्थात बी आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सीमा प्रबंधन विभाग अर्थात बॉर्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी BMD जो है वह होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? तो इसका आंसर बताना है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके आंसर बताएं। उससे पहले ऑप्शन सुन लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, बाड़मेर या फिर कच्छ। तो वीडियो को कमेंट करें फटाफट से दोस्तों, पॉज करें और कमेंट करके बताएं। नहीं दिया तो मैं आपको बता दूं, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा दोस्तों लद्दाख है, अर्थात बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। देख लेते हैं फटाफट से इनके बारे में हम यहाँ पर। जैसा कि मैंने ऑप्शन में बताया आपको, इसका करेक्ट आंसर बी है। भारत की पांच सबसे बड़ी लोकसभाएं हैं। नंबर 1 पर है लद्दाख, 1,73,266 वर्ग किलोमीटर। बाड़मेर की है 71,601 वर्ग किलोमीटर। कच्छ की है 41,641 और एपी की अर्थात अरुणाचल प्रदेश की है 40,572 वर्ग किलोमीटर और अरुणाचल पूर्व की है 39,749 वर्ग किलोमीटर। तो इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद है? ऑप्शन ए है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन है आपका 1 और 2, 2 और 4, 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 4। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं कि किन राज्यों में विधान परिषद उपलब्ध है।
आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा, नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है दोस्तों आपकी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद उपलब्ध है, अर्थात एक ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि एक किस किस में है, ए में है और दो में है, एक में है, ए में है, सी में है और डी में है, और बी में नहीं है तो बी आपका वैसे ही कैंसिल हो जाता है। और आपकी बिहार में भी विधान परिषद उपलब्ध है, तो दो ऑप्शन किस में देख लेते हैं, दो ऑप्शन भी तीनों में ही है। और छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है, तो 3 नंबर किस में है वह देख लेते हैं। 3 नंबर सी में है तो यह वैसे ही कैंसिल हो जाता है। अब आपके पास बचे ए और डी ऑप्शन आपके पास बचे हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी दोस्तों विधान परिषद उपलब्ध है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ में डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान और निकोबार यानी आदिवासी जनजातियों का संरक्षण संशोधन विनियमन 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनियमन निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा प्रदान करेगा? ऑप्शन ए है दोस्तों ओंगेस, या फिर सोमपेस, सेंटिलिस, या फिर जारवास। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा, नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होता है। जारवास जो जनजाति है उसके बारे में है ये कि जारवास जो है आदिवासी जनजातियों का संरक्षण जो है संशोधन विनियमन 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो कि राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय शक्ति प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है। किनके बारे में? जारवास के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कौन सी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, या फिर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। दे दिया होगा, इसका आंसर है दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री जो है वह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करते हैं, अर्थात आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ में हमारा यह क्वेश्चन समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है? अभी मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि संघ सूची में कितने विषय हैं। संघ सूची में 97 विषय हैं, और राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची के अंतर्गत दोस्तों 66 विषय हैं, यानी 66। और समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची के अंतर्गत दोस्तों कंकरेंट लिस्ट में 47 विषय हैं। अब आपसे पूछा गया है कि भारत की संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में जो उल्लेख किया गया है वह ऐसा कौन सा कर है? तो ऑप्शन है आपको बताना है कि कौन सा कर है। निर्यात कर, समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, या फिर कृषि आय पर टैक्स, बिजली की खपत पर, या फिर बिक्री पर का टैक्स। ऑप्शन है आपका 1 और 4, 2 और 3, 1 और 2, 2 और 4। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। और नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, अर्थात निर्यात कर और समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स। 1 और 2 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कृषि पर आय पर टैक्स या फिर बिजली की खपत पर टैक्स, तो दोस्तों यह दोनों कर जो हैं वह राज्य सूची के विषय हैं। यह राज्य सूची में राज्य सरकार के द्वारा इसमें टैक्स लगाया जाता है। तो इसी के साथ में हमारा यह क्वेश्चन समाप्त होता है। आंसर मैंने यहाँ नोट कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या फिर चार्ज किस किए गए व्यय में शामिल है? ऑप्शन है आपका संसद के घरों के प्रेसिडिंग अधिकारियों की वेतन और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते, कैग की सैलरी और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त
न्यायाधीशों का पेंशन या फिर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। तो इसमें कौन सा सही है, इसका आंसर बताना है आप लोगों को। ऑप्शन है आपका 1 और 2, 1 2 3 या फिर 1 2 3 4 या फिर सभी। तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। ये बजट में जो शामिल है गैर बोट योग्य शुल्क या फिर चार्ज किए गए व्यय, इसमें दोस्तों सभी आंसर है, ये करेक्ट आंसर हो जाता है इसका, अर्थात डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। संसद के घरों के प्रेसिडिंग अधिकारियों का वेतन, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन, कैग की सैलरी या फिर सुप्रीम कोर्ट के पेंशन, न्यायाधीशों का पेंशन या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पेंशन। तो यह सारे ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाते हैं। इसी के साथ में हमारे यहाँ पर आज के सारे ही क्वेश्चन एंड होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो की पीडीएफ चाहिए जो कि बिल्कुल फ्री है, तो वीडियो की पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, और साथ ही साथ पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे इंस्टाग्राम आईडी को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, इंस्टाग्राम आईडी पर आपने हमें फॉलो नहीं किया है, तो अभी जाकर के हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और यदि आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, तो जाकर के फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। और यदि आपके कोई सुझाव हो और आप किसी के ऊपर वीडियो चाहते हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है हमारी educationhubsmart@gmail.com, जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए अब मुलाकात होगी आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।